हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया हो? ठीक है। आज का जो हम वीडियो शूट कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, जून 23 अटेम्प्ट में, ठीक है, जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीई का पेपर हुआ है उसके हम सॉल्यूशंस डिस्कस कर रहे हैं। ओके, थोड़ा डिले हो जा रहा है सॉल्यूशंस बताने में, बट उसके पीछे का रीजन क्या है कि पेपर जो है अभी तक भी रिलीज हुआ ही नहीं है ना आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीई का। ठीक है, मैथ्स का हो गया था बट उसमें भी क्या क्वेश्चंस बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे। ठीक है, बट इसका तो पेपर अभी तक रिलीज हुआ ही नहीं है। बट अभी पिछले कुछ 6-7 दिनों में स्टूडेंट्स जो है बहुत सारे मैसेजेस कर रहे हैं व्हाट्सएप पे एंड पेपर्स भी सेंड कर रहे हैं एंड उनका कहना है कि सर यही क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, उन्होंने जो मुझे पेपर भेजा है उसमें बोल रहे हैं कि यही क्वेश्चंस आए थे एंड सर आप प्लीज जो है इनके आंसर्स बता दो कि कौन कौन से जो है मतलब आंसर्स आने वाले। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के जो करेक्ट ऑप्शंस कौन से। एंड मेन इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पेपर जो है एक बार फटाफट से आपको डिस्कस करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो हर क्वेश्चन का जो है मैं आपको पहले रीड करूंगा और रीजनिंग के साथ बता जाऊंगा कि ये ऑप्शन करेक्ट क्यों है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बट क्या कर रखा है, इसे क्वेश्चन जो है वो लिख रखा है। ठीक है, एंड उसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो आप जब चेक करोगे तो आपको इजीली पता चलते जाएगा कि आपने वो सही करके आया है या नहीं। ओके, तो चलो फटाफट से जो है क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो क्या है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व ऑफ कॉफी रिप्रेजेंट्स। अगर डिमांड कर्व जो है कॉफी का वो क्या हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कॉफी का डिमांड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो डिक्रीज इन डिमांड ऑफ कॉफी, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये आपका। सेकंड क्वेश्चन क्या दिख रहा है कि बाजरा का डिमांड कम हो रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है कि बाजरा का प्राइस भी कम हो रहा है। ठीक है, तो बाजरा क्या है आपका, ठीक है, मतलब इंफीरियर गुड है कि नेसेसरीज है कि नॉर्मल गुड्स है कि क्या है, उसने वैसा पूछा था। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि प्राइस कम हो रहा है बाजरा का एंड इसी वजह से क्या हो रहा है, बाजरा का डिमांड भी कम हो रहा है। तो आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है बिटवीन प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स क्वांटिटी डिमांडेड। एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है, ठीक है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड में डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है किसमें देखने को मिलता है, गिफन गुड्स में। तो देखे जाए तो यहाँ पे बाजरा जो है आपका किसमें आना चाहिए, गिफन गुड्स में। बट एक हमने स्टेटमेंट पढ़ा था कि क्या होता है, ऑल गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिफन गुड्स। ठीक है, तो गिफन गुड्स आपको ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, गिफन गुड्स जो आपको ऑप्शन में गिवन नहीं था, बट जो भी आपके गिफन गुड्स है वो इंफीरियर गुड्स तो रहेंगे ही ना, और इंफीरियर गुड्स बट आपको ऑप्शन में गिवन था, इसके लिए इसका आंसर आप क्या टिक करके आओगे, इंफीरियर गुड्स। बात समझ में आ गई? ठीक है, वैसे ज्यादा करेक्ट आंसर क्या रहेगा इसका, गिफन गुड्स, बट गिफन गुड्स नहीं था, इसके लिए हम किसको टिक करके आएंगे यहाँ पे, इंफीरियर गुड्स को। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखो, मूवमेंट अलॉन्ग द सेम डिमांड कर्व रिप्रेजेंट्स। अगर आप सेम डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हो, इसका मतलब क्या है, या तो एक्सपांशन ऑफ डिमांड होगा या कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, तो हम क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, देन फोर्थ क्वेश्चन, इनकम जो है इंक्रीज हो रहा है 15% से एंड क्वांटिटी डिमांडेड जो वो इंक्रीज हो रहा है 30% से। आपको फाइंड करना है इनकम, इलास्टिसिटी और डिमांड। ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब क्वेश्चन शॉर्ट में लिख दिया है, एग्जैक्ट सेम वर्डिक्स नहीं होगा बट इसी टाइप का क्वेश्चन था, फिगर्स वगैरह यही थे। यहाँ पे इनकम, इलास्टिसिटी और डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम लेवल ऑफ कंज्यूमर। पुट कर दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा 30% अपॉन 15%, यानी कितना आएगा 2। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। ये वाला क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे, मैंने ऑलरेडी पहले इसके लिए वीडियो बना दिया था और आप लोगों ने आईसीआई को मेल भी किया होगा। ठीक है, डेफिनेटली इस वाले क्वेश्चन के लिए सभी स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आपको जो चारों ऑप्शंस गिवन, तो सभी के सभी चारों ऑप्शंस क्या थे, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड ही थे, और उसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। मेरे ख्याल से चार ऑप्शंस आपको जो गिवन थे होता स्पेक्युलेटिव गुड्स, कंस्पिक्यूअस गुड्स, नेसेसरीज एंड गिफन गुड्स। ठीक है, एंड ये चारों की चारों ही क्या आपके एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डिमांड का। ठीक है, तो उसने एक ऑप्शन वहां पे नॉर्मल गुड्स देना चाहिए था बट नहीं दिया था। ठीक है, इस वजह से क्या होगा, स्टूडेंट ने वहां पे कोई भी ऑप्शन टिक करके ही नहीं आया होगा, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर दो गुड्स आपके अनरिलेटेड है तो क्रॉस प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या रहेगा उनके बीच में, जीरो रहेगा। ठीक है, अगर आपके दो गुड्स क्या है, सब्सटीट्यूट से एक दूसरे के, तो उस केस में जब आप क्रॉस प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करते हो तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है। वही अगर आपके दो गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के, तो उस केस में जब आप क्रॉस प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करते हो तो क्या होता है, निगेटिव आता है। एंड अगर अनरिलेटेड है तो क्रॉस प्राइस, इलास्टिसिटी और डिमांड क्या आएगा, उनके बीच में जीरो आएगा। ओके, तो आसान क्वेश्चन थे ये सब। फिर देखो 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, ऑरेंजेस का इनकम, इलास्टिसिटी और डिमांड आपको निगेटिव गिवन है, तो ऑरेंजेस क्या रहेंगे आपके, इंफीरियर गुड्स। ठीक है, इनकम, इलास्टिसिटी और डिमांड निगेटिव है, किस में रहता है, इंफीरियर गुड्स में। पॉजिटिव जो है नॉर्मल गुड्स में रहता है और जीरो किस में रहता है, नेसेसरीज में। ओके, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ लैगिंग इंडिकेटर, तो आपको चार ऑप्शंस गिवन थे और उसमें से पता लगाना था कि कौन सा लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, ये पर्सनल इनकम जो है वो लैगिंग इंडिकेटर का एग्जाम्पल नहीं है।
जब हमने बिजनेस साइकिल्स पढ़ा था तो उसमें हमने ऑलरेडी एग्जांपल्स देख रखे थे और मैंने आपको बोला भी था एग्जांपल्स जो है याद करके जाना। लीडिंग इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल दिए थे, लैगिंग इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल दिए थे और कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स के जो एग्जांपल दिए थे वो आपको याद करके जाना ही था, ठीक है। एंड क्या है, बिजनेस साइकिल में मेरे हिसाब से 3 से 4 क्वेश्चंस जो इंडिकेटर्स के ऊपर पूछे गए थे, ओके, डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स वगैरह के। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लिए हमने क्या करा, रिवीजन में भी उसको बहुत अच्छे से कवर किया था, मैराथन लेक्चर्स में भी पूरा अच्छे से देखा था, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स के जो है मैसेजेस इतने सारे आ चुके हैं कि उनका 80 प्लस बन रहा है, 85 प्लस बन रहा है, 90 प्लस, 95 प्लस, यहाँ तक 98 मार्क्स वगैरह तक के मैसेजेस आए स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो उनको लग रहा है कि 98 97 मार्क्स भी आ सकते हैं वैसे, ओके। तो यही मैंने जैसे पहले भी आपको बताया था कि आपका जो पेपर 4 होता है सीए फाउंडेशन का, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है एंड ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगते और इसमें आप इजीली जो 80 प्लस तो बना ही सकते हो, ओके। चलो आगे देख रहे हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि प्राइस बढ़ जा रहा है 40 से 50, ठीक है। प्राइस जो है बढ़ के कितना हो जा रहा है, 40 से कितना हो जा रहा है, 50 हो जा रहा है। और क्वांटिटी डिमांडेड जो है कम होकर कितना हो जा रहा है, 25 से 20 हो जा रहा है। आपको कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करना था। कमोडिटी जो था वो जेल पेन्स था मेरे ख्याल से आपका एग्जाम में, ओके। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करना, ठीक है। तो ये आपका आता है -0.8। स्टूडेंट्स बहुत सारे डाउट पूछ रहे थे कि यहाँ पे 0.8 आएगा कि -0.8 आएगा। मैंने ऑलरेडी जो है आपको क्लास में बता रखा था कि जब आप प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड कर रहे हो नॉर्मल गुड्स का तो आपका निगेटिव ही आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको क्वेश्चन में जो है निगेटिव भी गिवन है और पॉजिटिव भी गिवन है और एग्जाम में दोनों चीज गिवन था, -0.8 भी गिवन था, +0.8 भी गिवन था, और उसने आपको कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड पूछा है, तो आप क्या टिक करके आओगे, -0.8। -0.8 ज्यादा अप्रोप्रिएट है कंपेयर टू 0.8, तो 0.8 गलत रहेगा, -0.8 जो यहाँ पे करेक्ट है। बात समझ आ रही है। कोएफिशिएंट का मतलब ये नहीं होता है कि पॉजिटिव ही लिखना होता है। कोएफिशिएंट मतलब क्या होता है, अगर मैं लेट सपोज करो इक्वेशन लिख रहा हूँ x² - 2x + 5, ठीक है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट हम क्या बोलेंगे 1, ठीक है। देन x का कोएफिशिएंट हम क्या बोलेंगे -2। बात समझ में आ रही है। तो कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहता है, ऐसा किधर लिखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे आंसर क्या रहेगा -0.8। तो कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड मतलब नॉर्मली पूछा है आपको प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड, और जब आप प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड कंप्यूट कर रहे हो तो -0.8 आ रहा है। -0.8 जब है ऑप्शन में तो आप उसको टिक करके आओ, क्लियर, ओके। मेथड ऑफ फाइंडिंग प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड व्हेन चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर लार्ज। जब क्वांटिटी डिमांड और प्राइस में जो है ज्यादा चेंज आ रहा है, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करने का कौन सा मेथड यूज करोगे, आर्क इलास्टिसिटी मेथड, ठीक है। एंड वही अगर जो चेंज है प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में क्या इनफिनिटेसिमली स्मॉल है तो हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कि प्राइस जो है क्या हो जा रहा है 6000 से 5000 हो जा रहा है और डिमांड क्या हो रहा है बढ़ के 1500 से 2000 हो जा रहा है। तो आपको इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करना था, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड फाइंड करना था। कमोडिटी मेरे ख्याल से एलईडी टीवीज था, ओके। तो यहाँ पे भी स्टूडेंट जो है डाउट पूछ रहे थे बहुत बार, इसका जो है ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, ठीक है। जो आप आंसर फाइंड कर रहे हो वो ऑप्शन में गिवन ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, आपने आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना चाहिए था, ठीक है। जब आपका नॉर्मल इससे आंसर नहीं आ रहा है तो आपको आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना रहेगा, और जब आप आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करते हो तो आपका 1.57 आ रहा है, वो ऑप्शन में गिवन है, फिर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। हमने ऑलरेडी जो है स्टडी मैट के पीछे के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो उसमें क्या है, जरूरी नहीं है लिख के आएगा ही कि यूज आर्क इलास्टिसिटी मेथड। आप नॉर्मल इससे सॉल्व कर रहे हो और वैसा कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं, तो आपने खुद से वहां पे आर्क इलास्टिसिटी मेथड यूज करना चाहिए, ओके। इसके बाद देखो 12th नंबर का क्वेश्चन, प्राइस जो है 20% से बढ़ रहा है और जो सप्लाई वो 40% से बढ़ रहा है। आपको इलास्टिसिटी और सप्लाई फाइंड करना था, तो क्या रहेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ कमोडिटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। कितना आएगा, 40% अपॉन 20%, कितना आएगा, ओके। तो कुछ क्वेश्चन में मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन ऑफ 5G मोबाइल्स वगैरह ऐसा करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिया था। देन इन डिफरेंस का वो एल शेप्ड है, तो आपके दो गुड्स जो है वो क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रहेंगे, ठीक है। और वही अगर इन डिफरेंस का जो है क्या है, आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन है, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, आपके दो गुड्स क्या रहेंगे, सब्स्टिट्यूट्स रहेंगे, ओके। बट यहाँ पे उसमें पूछा था एल शेप, और वो किसमें होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। टोटल यूटिलिटी 100 है जब हम पूरे मिला के 10 यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं, और जब हम 1 यूनिट एक्स्ट्रा और कंज्यूम कर रहे हैं तो हमारा टोटल यूटिलिटी बढ़ के कितना हो जा रहा है, 108 हो जा रहा है, ठीक है। तो मार्जिनल यूटिलिटी फाइंड करना था आपको 11th यूनिट का, क्या आएगा, 108 माइनस 100 यानी कितना आएगा, 8, ओके। 15th इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप वाज प्रोपाउंडेड बाय, स्कम्पीटर ने दिया था ना इनोवेशन थियरी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, स्कम्पीटर। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, आपको पता करना था कि कौन सा विच ऑफ द, मतलब क्वेश्चन कैसा फ्रेम करके दिया था उसने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड, और 4 ऑप्शंस थे, आपको पता करना था कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड नहीं है, ठीक है। तो एक ऑप्शन में ऐसा दिया था, लैंड इज एक्टिव फैक्टर। लैंड इज एक्टिव फैक्टर रहता है क्या, नहीं, लैंड क्या होता है, पैसिव फैक्टर होता है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड नहीं।
रिटर्न्स टू स्केल जो है किसमें ऑकर करता है, लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में तो क्या ऑकर करता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, ये किसमें बोलेंगे हम, प्रोडक्शन फंक्शन। ओके, फेज ऑफ बिजनेस साइकिल वेयर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। ठीक है, बिजनेस साइकिल के कौन से फेज में लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट जो है कम होते जाता है। ठीक है, इसमें होता है कॉन्ट्रैक्शन फेज में। बात समझ में आ रहा है? मिनिमम किसमें हो जाता है, आपका डिप्रेशन में। ठीक है, ट्रफ में। बट उसने पूछा था किसमें कम हो रहा है, क्या आएगा आंसर, कॉन्ट्रैक्शन फेज। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल। तो 4 फेजेस कौन से होते हैं आपके बिजनेस साइकिल के, ट्रफ, एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, एक ऑप्शन वहां पे था रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन जो कोई भी फेज नहीं है बिजनेस साइकिल का। बात समझ में आ रही? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। हमने इंटरनल कॉजेज भी देखे थे और एक्सटर्नल कॉजेज भी देखे थे। ठीक है, तो उसमें आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे और एक ऑप्शन में क्या था, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन जो इंटरनल कॉजेज नहीं है बिजनेस साइकिल का, क्या है, एक्सटर्नल कॉज है। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटर्नल कॉज ऑफ बिजनेस साइकिल। ठीक है, एंड उसमें एक ऑप्शन था आपका नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जो है क्या एक्सटर्नल कॉज है बिजनेस साइकिल का। ध्यान में आ रहा है, वॉर था, पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन था, टेक्नोलॉजी शॉक्स था, नेचुरल फैक्टर्स था, पॉपुलेशन ग्रोथ था। ओके, तो उसमें क्या एक नेचुरल फैक्टर्स भी आता है। कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स को हम और क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट इंडिकेटर्स भी बोलते हैं। ठीक है, प्राइस इफेक्ट इज, प्राइस इफेक्ट किसमें आता है आपका, रैशनल ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड में पहला पॉइंट। ठीक है, प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉलिंग प्राइस। तो प्राइस इफेक्ट में 2 चीज आती है, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो किसने बताया था, हिक्स एंड एलन ने। तो प्राइस इफेक्ट इज व्हाट, इनकम इफेक्ट प्लस सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंक्रीज इन नेशनल आउटपुट एंड अदर इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो है कौन से बिजनेस साइकिल के फेज में ऑकर होते हैं, इसमें आता है एक्सपांशन फेज में। ठीक है, जिसमें आपका नेशनल आउटपुट बढ़ता है, नेशनल इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है वगैरह। ओके, लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस जो कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, सोशलिस्ट इकोनॉमी। ओके, इकोनॉमिक्स इज क्लासिफाइड इनटू माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एकदम आसान क्वेश्चंस थे ये सब तो। ठीक है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जैसे हमने देखा था कि ह्यूमन वांट्स तो अनलिमिटेड होते हैं, बट हर ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिसोर्सेज अवेलेबल है नेचर में वो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, तो हर इकोनॉमी का जो सेंट्रल प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स हम किस लिए स्टडी करते हैं कि रिसोर्सेज तो क्या है, लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो रिसोर्सेज को हम किस में अलोकेट करना चाहिए जिससे हम यूटिलिटी वगैरह मैक्सिमाइज करें। ठीक है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना चाहिए उसके लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ओके, इकोनॉमिक्स विच इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। ठीक है, कौन सी इकोनॉमी में देखने को मिलता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कंट्रोल करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स, और उनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सॉल्व इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है कि क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, और कितना कितना प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, और कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए वगैरह। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन है इनके आंसर जो कैसे फाइंड करता है, प्राइस मैकेनिज्म के थ्रू। ओके, प्राइस ऑफ गुड्स एक्सप्रेसेस व्हाट, एक्सचेंज वैल्यू। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था ये भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हुए। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट्स का बोलना था कि यहाँ पे भी जो है एक भी ऑप्शन सही गिवन नहीं था, ऐसा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केट, उसमें एक ऑप्शन था आपका फर्म, और फर्म जो है वो मार्केट का एलिमेंट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे वहां पे सर्विसेज आना चाहिए, आंसर सर्विसेज नहीं है। ठीक है, गुड्स सर्विसेज वगैरह ये क्या है, मार्केट के एलिमेंट है। जब आप चैप्टर नंबर 4 पढ़ोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का, ठीक है, तो उसके अंदर क्लियरली दिए हुआ है गुड्स सर्विसेज वगैरह जो है ये क्या है, आपके मार्केट का एलिमेंट है। फर्म जो है मार्केट का एलिमेंट नहीं होता। ओके, देन इसके बाद का क्वेश्चन देखो क्या है कि जब हम 10 यूनिट्स बेच रहे थे तो टोटल रेवेन्यू कितना 100, और जब हम पूरे मिला के 11 यूनिट्स बेच रहे थे टोटल रेवेन्यू कितना 120। मार्जिनल रेवेन्यू फॉर 11th यूनिट फाइंड करना था, क्या रहेगा 120 माइनस 100 जो कि कितना आएगा 20। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 34 भी जो है क्या है, गलत था, मतलब एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट आ रहे थे। इसके लिए भी क्या होगा, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। इसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो बना दिया था और बताया था आपको कि आपको आईसीआई को जो है मेल भेजना रहेगा इसके लिए। ठीक है, तो पूछा गया था कि कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में जो प्रोडक्ट होमोजीनियस रहते हैं, और ऑप्शन था प्योर ऑलिगोपोली, प्योर कॉम्पिटिशन, देन मेरे ख्याल से प्योर मोनोपोली था, एंड एक और था कोई ऑप्शन। ठीक है, तो क्या है, प्योर ऑलिगोपोली में भी होमोजीनियस गुड्स रहते हैं एंड प्योर कॉम्पिटिशन में भी रहता है। ठीक है, एक से ज्यादा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आ रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, डेफिनेटली आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। न्यू फर्म्स कैन एंटर एंड कम्पीट इन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल थे एग्जाम में उसमें जो ऑप्शन करेक्ट था वो कौन सा रहेगा, आपका ओपन ऑलिगोपोली। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि परफेक्ट कंपटीशन में भी तो ये चीज होती है, तो परफेक्ट कंपटीशन बट ऑप्शन में था ही नहीं ना, तो उसको टिक करके कैसे आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपको गिवन थे उसमें सबसे बड़ी ऑप्शन कौन सा था, ओपन ऑलिगोपोली। ओपन ऑलिगोपोली में न्यू फर्म्स जो एंटर कर सकती है मार्केट में और बाकी फर्म्स के साथ कंपीट कर सकती है। क्लोज्ड ऑलिगोपोली में क्या एंट्री रिस्ट्रिक्टेड रहता है। ओके, एवरेज रेवेन्यू कर्व को हम क्या बोलते हैं, डिमांड कर्व भी बोलते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हम जब मोनोपोली पढ़ रहे थे उसमें प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आया था, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, इक्वालिटी था एक क्या था, कैप्चर फॉरेन मार्केट्स, एक था मैक्सिमाइज प्रॉफिट वगैरह। ठीक है,
डिस्पोज ऑफ सरप्लस स्टॉक, ये सब क्या थे हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के। उसमें एक ऑप्शन में क्या था एस्केप फॉरेन मार्केट्स। एस्केप फॉरेन मार्केट्स जो है ऑब्जेक्टिव नहीं है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का, ठीक है। इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे टू एस्केप फॉरेन मार्केट, कैप्चर फॉरेन मार्केट जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। टू एस्केप फॉरेन मार्केट जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं है, और आपको ये पता लगाना था कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज प्रेजेंट इन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो मोनोपोली में भी रहता है, ओलिगोपोली में भी रहता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी रहता है। पर आपको जो ऑप्शंस दिए थे एग्जाम में उसमें जो है क्या था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ही था। इसके लिए क्या होगा इसका आंसर, हम क्या बोल रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन रहेगा, ठीक है। प्राइस इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, परफेक्ट कंपटीशन में, ओके। एकदम आसान क्वेश्चन था। किंग डिमांड कर्व जो क्या एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी, ठीक है। स्वीजिस मॉडल हमने देखा था ना किंग डिमांड कर्व का, वहां पे एक बैंड आता है, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि ओलिगोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में जो भी इंडिविजुअल फर्म्स है वो लोग क्या करते हैं प्राइस ना बढ़ाने की सोचते हैं ना ही कम करने की सोचते हैं, वो वही प्राइस लेवल को मेंटेन करते हैं। और उनको अगर अपना सेल्स बढ़ाना है तो क्या करेंगे एडवर्टीजमेंट वगैरह के ऊपर ज्यादा स्पेंड करेंगे, ठीक है। तो किंग डिमांड कर्व जो क्या एक्सप्लेन करता है प्राइस रिजिडिटी। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, तो इसमें क्या होता है आपका कैश मार्केट आता है जिसको हम स्पॉट मार्केट बोलते हैं, और एक क्या आता है फॉरवर्ड मार्केट, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन थे। इक्विलिब्रियम प्राइस जो इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन विच मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में जो इंडिविजुअल फर्म्स है क्या होते हैं आपके प्राइस टेकर्स होते हैं, ठीक है। तो वो लोग अपने खुद के हिसाब से प्राइस डिसाइड करके प्रोडक्ट्स को बेचते हैं क्या, नहीं। वो जो प्राइस है वो किधर से आती है मार्केट डिमांड का और मार्केट सप्लाई का जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां से क्या होता है इक्विलिब्रियम प्राइस निकल के आती है, और वो प्राइस क्या करना होता है सभी इंडिविजुअल फर्म्स को एक्सेप्ट करना होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे किधर होता है आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेरिट ऑफ सोशलिज्म, सोशलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा मेरिट है, तो चार ऑप्शंस गिवन थे उसमें से पता लगाना कौन सा मेरिट है, ठीक है। हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स मेरिट डीमेरिट्स, ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स मेरिट डीमेरिट्स, बाद में मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स मेरिट्स वगैरह हमने पूरा अच्छे से देखा था, ओके। तो उसमें जो एक ऑप्शन था वो क्या था आपका रैपिड ग्रोथ एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या आपका सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स का मेरिट है, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 44 जो देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। चार स्टेटमेंट्स गिवन थे, चार ऑप्शंस गिवन थे, उसमें चार स्टेटमेंट्स आपको पता लगाना था कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो उसमें एक स्टेटमेंट ऐसा था कि जो आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है दैट डज नॉट इनकॉर्पोरेट एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये स्टेटमेंट गलत ही है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के एलिमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था आपका चैप्टर नंबर 1 से, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ बिजनेस साइकिल्स, हमने बहुत सारे फीचर्स देखे थे बिजनेस साइकिल, कंटेजियस इन नेचर होता है, परवेजिव होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या है फीचर्स में हमने देखा था कि आपके सभी सेक्टर्स जो है अफेक्ट होते हैं, कुछ सेक्टर्स कम अफेक्ट होते हैं, कुछ सेक्टर्स ज्यादा अफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमने बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे बिजनेस साइकिल्स के देखे थे, ओके। पीरियोडिक इंटरवल्स में ऑकर करता है, टाइम इंटरवल जो है वो कोई फिक्स नहीं रहता है, ठीक है। लेंथ भी जो है वो भी कोई फिक्स वगैरह नहीं रहता है, बस क्या है पीरियोडिक इंटरवल्स में ऑकर करेगा। ये सब हमने फीचर्स देखे थे। अब उसमें चार ऑप्शंस आपको गिवन थे, उसमें से आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा फीचर है। उसमें एक था परवेसिव इन नेचर, ठीक है। ठीक है आपका बिजनेस साइकिल का क्या है फीचर रहता है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोली, तो उसमें जो आपको चार ऑप्शंस गिवन थे उसमें से पता लगाना था कि कौन सा मोनोपोली का कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। तो उसमें एक ऑप्शन था नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, एकदम करेक्ट है। मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिलते ही नहीं। परफेक्ट कंपटीशन में तो क्या होता है जो इंडिविजुअल फर्म्स है वो लोग जो भी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो क्या रहते हैं होमोजेनियस रहते हैं, आइडेंटिकल रहते हैं, वहाँ पे क्या है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स रहते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है जो इंडिविजुअल फर्म्स प्रोडक्ट्स बेच रहे हो क्या रहते हैं सिमिलर टाइप के रहते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल नहीं रहते, सिमिलर रहते हैं, तो वहाँ पे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिल जाएगा। बट मोनोपोली मार्केट स्ट्रक्चर में क्या है आपको सब्स्टिट्यूट्स देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि एक सिंगल फर्म जो है क्या अगर ये प्रोडक्ट बेच रही है उसके जैसे प्रोडक्ट जो है और कोई बेच रहा है क्या नहीं, यहाँ पे क्या आएगा नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, ओके। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग जो है ये किसका मेरिट है किसका फीचर है, ठीक है। वैसे देखे जाए तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी होता है, बट आपको ऑप्शन में जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी गिवन ही नहीं था, सिर्फ क्या गिवन था मिक्स्ड इकोनॉमी। जब आप पढ़ोगे तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स में मेरिट्स में क्या है ये वाला पॉइंट गिवन है। मिक्स्ड इकोनॉमी के जो फीचर्स है वो क्या होता है कुछ फीचर्स आते हैं आपके कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से और कुछ फीचर्स आते हैं आपके सोशलिस्ट इकोनॉमी से। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है दोनों के फीचर्स इनकॉर्पोरेट रहते हैं, ओके। ये जो एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग जो ये वैसे देखे जाए तो क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का फीचर है, बट ये चीज क्या आपका मिक्स्ड इकोनॉमी में भी देखने को मिलेगी, ओके। डिमांड डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ फॉल इन इनकम एंड सप्लाई का रिमेन सेम देन, ठीक है। क्या हो रहा है कि डिमांड डिक्रीज हो रहा है किस वजह से इनकम कम होने की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कमोडिटी का प्राइस कम नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है अदर फैक्टर्स जो है, ठीक है। जैसे इनकम लेवल कम हो रहा है इस वजह से क्या हो रहा है डिमांड कम हो रहा है, ठीक है। डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड का क्या होगा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में और सप्लाई का वैसा की वैसा ही। तो यहाँ पे जब आप अब नया इक्विलिब्रियम प्राइस फाइंड करोगे तो क्या रहेगा पुराने वाले इक्विलिब्रियम प्राइस से कम आएगा, ठीक है। क्योंकि डिमांड कम हो जा रहा है और सप्लाई क्या इतना की इतना ही, क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा पुराने के पहले वाले के मुताबिक क्या होगा कम हो जाएगा, क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस डिक्रीजेस, ठीक है।
सप्लाई कर्व ऑफ कॉम्पिटिटिव फर्म क्या रहेगा आपका, एमसी कर्व, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, क्लियर, ठीक है। ये सब मार्केट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस है। इसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है, चेंज इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिकेटर आफ्टर देयर इज अ चेंज इन रियल आउटपुट। रियल आउटपुट में चेंज आने के बाद क्या हो रहा है, वेरिएबल में चेंज देखने को मिल रहा है, इंडिकेटर में चेंज देखने को मिल रहा है। इसका डेफिनेशन है आपका लैगिंग इंडिकेटर का, ओके। सेक्टर विच इज लेस अफेक्टेड बाय बिजनेस साइकिल, जब हम फीचर्स देख रहे थे बिजनेस साइकिल के उसमें आया था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है कम अफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल से, और क्या होता है इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है ज्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ठीक है। वेरिएबल्स डेट चेंज बिफोर द रियल आउटपुट चेंजेस आर कॉल्ड, ठीक है, कि रियल आउटपुट में चेंज आने के पहले क्या हो रहा है, आपको इकोनॉमिक वेरिएबल्स में जो चेंज देखने को मिल जा रहा है, इंडिकेटर्स में चेंज देखने को मिल जा रहा है, ये कौन से इंडिकेटर्स रहते हैं आपके, लीडिंग इंडिकेटर्स, ओके। टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्स एलोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, ये किस चीज का डेफिनेशन, इकोनॉमिक सिस्टम का, ठीक है। प्रोडक्शन, बाद में क्या है रिसोर्स एलोकेशन, और जो चीज प्रोड्यूस किया गया उसके बाद में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में, ठीक है। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सोसाइटी, इसका पूरा जो अरेंजमेंट है ये किसका डेफिनेशन है आपका, इकोनॉमिक सिस्टम, ओके। तो अगर आपने एक एक जो है पूरा अच्छे से पढ़ रखा होगा मॉड्यूल, तो आपको ये चीज पता चल जाएगा, ये जो है आपको ये चीज लिखी भी दिखी जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या मॉड्यूल रीड करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये जो एक दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें क्या है, अगर आपने मॉड्यूल रीड करा होगा पूरा एक एक लाइन, तभी आप उसका आंसर कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो उसमें एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 54 आ जा रहा है, इकोनॉमिक सिस्टम का जो है डेफिनेशन दे दिया था, ओके। फिर देखो क्या है, डिक्रीज इन डिमांड एज मोर पर्सन आर कंज्यूमिंग और परचेजिंग द सेम प्रोडक्ट, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था। मतलब क्यों, क्या बोलना चाह रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, क्योंकि वो उसके आसपास में, ठीक है, मतलब उसका जो फ्रेंड सर्कल है, उसका जो रिलेटिव्स है, वो लोग क्या कर रहे हैं, सभी लोग एक जैसा प्रोडक्ट ही क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं, हम उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन क्या कर रहे हैं, कट ऑफ कर दे रहे हैं, और कुछ हटके जो है प्रोडक्ट को क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ठीक है। तो ये कौन से इफेक्ट में देखने को मिलता है, स्नॉब इफेक्ट में। ध्यान में हमने बहुत सारे इफेक्ट पढ़े थे, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, बैंडवैगन इफेक्ट, स्नॉब इफेक्ट और वेबलन इफेक्ट। स्नॉब इफेक्ट हम बोलते क्या है, कुछ हटके अलग करना, ठीक है। बाकी लोग जो कर रहे हैं उससे हम क्या करेंगे, कुछ हटके अलग करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे फ्रेंड सर्कल में क्या हो रहा है, सभी लोग एक जैसी कमोडिटी खरीद रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उनसे कुछ हटके अलग दिखने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने भी उस प्रोडक्ट को खरीदा होगा तो उसका कंजम्पशन हम बंद करके क्या करेंगे, कुछ दूसरी चीज खरीदेंगे, जिससे हम अपने आप को अलग जो है बता पाए, ठीक है। बात समझ में आ रही, ठीक है, सुपीरियर फील करा पाए वैसे, ओके। ठीक है, आपका स्नॉब इफेक्ट। लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस जो है किसको बोलते हैं, फाइनेंस को, ठीक है। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। फर्स्ट डेवलपमेंट बैंक कौन सा था, IFCI, ओके, IFCI। डैश इज रिस्पॉन्सिबल टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट मॉनिटरी पॉलिसीज, ठीक है। गवर्नमेंट जो मॉनिटरी पॉलिसीज लेके आती है इसको इंप्लीमेंट करने का जिम्मा किसके हाथ में होता है, RBI के पास, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। देन विड्रॉन अबाउट द बैलेंस अवेलेबल इन द अकाउंट ऑफ पेयर, ठीक है। पेयर के अकाउंट में जितना बैलेंस है उससे ज्यादा विड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट, ठीक है। क्या बोलेंगे, ओवरड्राफ्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक पॉलिसी, आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे, उसमें से पता लगाना था कि कौन सा इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। इसमें एक ऑप्शन में था कंज्यूमर पॉलिसी, और कंज्यूमर पॉलिसी जो आपका इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ओके। BCK के सब आसान क्वेश्चंस थे। अगर आपने चैप्टर्स को जो है 2 बार भी रीड करा होगा ना, तो BCK के जो 40 के 40 क्वेश्चंस थे आप इजीली बना सकते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा गया था, पेपर ही बहुत इजी था, 85+ बनाने लायक पेपर था, ठीक है। देन फंडिंग इंस्टीट्यूशन किसको बोलते हैं हम, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। क्योंकि नाबार्ड जो क्या करता है, रूरल बैंक्स को वगैरह क्या है, और बाद में जो रूरल एरियाज में जो छोटी छोटी फर्म्स वगैरह होते हैं उनको क्या करता है, फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करके देता है, ओके। रेट एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम RBI, क्या है ये आपका रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। एकदम ही आसान क्वेश्चंस थे, ओके। कॉन्ट्रेक्चुअल ओनरशिप जो है किसमें देखने को मिलती है, पार्टनरशिप फॉर्म में, ओके। मोहम्मद प्रेम जी जो है किसके फाउंडर है, विप्रो के, ठीक है, विप्रो के। केयरिंग फॉर लाइफ जो है किसका स्लोगन है, सिप्ला का, ठीक है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए थे, कम से कम 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे, बट मेजोरिटी क्वेश्चंस जो है किसके ऊपर पूछे गए थे, स्लोगन के ऊपर, विजन, मिशन स्टेटमेंट वगैरह इसके ऊपर पूछे गए थे, ठीक है। तो अगर आपने हर कंपनी का विजन जो है, मिशन जो है एंड उसका स्लोगन वगैरह पढ़ के गए होंगे तो आपको इजीली जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे आपके, ठीक है। स्टॉक प्राइसेस जो है अगर फॉल हो रही है तो हम क्या बोलेंगे, बियर मार्केट, ठीक है। और वही अगर स्टॉक प्राइसेस बढ़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बुल मार्केट, ठीक है। डैश इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस डेट विल हैव ऑन कस्टमर्स, ठीक है। तो आपका कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो है उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, ये किस चीज का डेफिनेशन आपका, प्राइस सेंसिटिविटी का, ठीक है। कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के प्राइसेस में जो चेंज आ रहा है उसकी वजह से जो कस्टमर्स को अफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस सेंसिटिविटी, ठीक है, प्राइस सेंसिटिविटी।
देन फिर से देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है, कोल इंडिया जो है कौन सी ईयर में इनकॉर्पोरेट हुआ था, 1975। ये तो फैक्ट्स है ना, सब याद करना पड़ेगा, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी ना। ओके, प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है, ये फिर से वही है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन है। तो प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ये किसमें दिखने को मिलेगा, फ्लिपकार्ट के इसमें, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो मेरे ख्याल से मिशन है, ठीक है, वो ये था, प्रोवाइडिंग डिलाइटफुल कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। सेव मनी लीव बेटर, ठीक है, ये किसका है, वॉलमार्ट का है, ठीक है। सेव मनी लीव बेटर जो है ये किसका है, वॉलमार्ट का। जैसा मैंने आपको बताया इस बार जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो ज्यादा स्लोगन्स, विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट वगैरह इसके ऊपर बेस्ड पूछे गए थे, ठीक है। हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ, देखो फिर से जो है वही आपका विजन स्टेटमेंट, मिशन स्टेटमेंट, स्लोगन, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। ये किसका है, भारती एयरटेल का है, ठीक है। हंगर टू विन कस्टमर्स फॉर लाइफ किसका है, ये भारती एयरटेल का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कंपनी ओवरव्यू, ये भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ही क्वेश्चन पूछा गया। स्टार्टिंग के जो इनिशियल आपके स्टार्टिंग के जो 1-2 पेजेस हैं उसमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि कौन सी चीज जो है कंपनी ओवरव्यू में इंक्लूड नहीं होती है। तो पेड अप कैपिटल जो है कंपनी ओवरव्यू में इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट गया होगा क्योंकि अगर आपने पूरा मॉड्यूल रीड नहीं किया होगा, डायरेक्टली अगर आप कंपनीज को पढ़ना स्टार्ट करे होंगे, ठीक है, जो इंडियन कंपनीज है और जो फॉरेन कंपनीज है उनको अगर आपने डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट करा होगा और स्टार्टिंग में अगर आपने जो 2-3 पेजेस है उसको अगर आपने स्किप किया होगा तो फिर आपका ये क्वेश्चन नहीं बना होगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 73 देखो कौन सा था, ब्रिज फाइनेंसिंग को हम क्या बोलते हैं, ये तो एकदम आसान क्वेश्चन, गैप फाइनेंसिंग, ठीक है, गैप फाइनेंसिंग। ये सब कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज अगर आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी में बहुत सारी टर्म्स गिवन थी। स्टूडेंट उसको अगर 2 बार भी पढ़ लेता है ना, याद करना थोड़ी ना था, पढ़ना था, तो जब आप ऑप्शंस देखते हो तो क्या होता है, रिकॉल अपने आप हो ही जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 74 देखो क्या, प्राइस एट विच होल्डर्स कैन बाय और सेल दी सिक्योरिटीज। ये भी फिर से क्वेश्चन जो है कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज का था। ये क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं या फिर एक्सरसाइज प्राइस, ठीक है। ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस था तो आंसर क्या रहेगा आपका, स्ट्राइक प्राइस। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर जो कौन सा मार्केट है आपका, रिटेल मार्केट। B2B क्या होता है, होलसेल मार्केट। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ LLP, ये क्वेश्चन एम्बिग्यूअस है, ठीक है। इसको भी हमने क्या करा है कि ICAI को जो मेल भेजा था उसमें हमने ये वाला क्वेश्चन भी लिख रखा है, क्योंकि देखो क्या है, आपको जो 4 ऑप्शंस गिवन थे मेरे ख्याल से लिमिटेड लायबिलिटी था, फिर एक था डेजिग्नेटेड पार्टनर्स, एक था कॉमन सील और एक और कोई ऑप्शन था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो कि कॉमन सील जो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, LLP के केस में कॉमन सील जो मैंडेटरी नहीं है, तो यहाँ पे जो ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन है कौन सा लग रहा है, कॉमन सील। बट बिजनेस लॉज में जब आपने LLP एक्ट 2008 पढ़ा था तो उसके जब आपने फीचर्स पढ़े थे तो उसके अंदर कॉमन सील आ रहा है, ठीक है। तो देखे जाए तो वहाँ पे क्या, जो आपको चारों ऑप्शंस गिवन तो फीचर्स तो है वैसे LLP के, बट उसमें जो कॉमन सील है वो क्या है, कॉमन सील जो है LLP को रखना मैंडेटरी नहीं होता है, इस वजह ज्यादा अप्रोप्रिएट ऑप्शन वहाँ पे कॉमन सील लग रहा है, ठीक है। और वैसे भी जब आप चैप्टर नंबर 1 जो है BCK का देखोगे LLP का, तो उसमें जो है कॉमन सील किधर भी लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लिमिटेड लायबिलिटी जो लिखा हुआ है, इसके अलावा डेजिग्नेटेड पार्टनर्स भी लिखा हुआ है और एक और कोई ऑप्शन था मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो तीनों चीजें तो क्या थी आपके LLP केस में लिखी हुई थी, बट कॉमन सील जो किधर भी लिखा हुआ नहीं था, बट हो सकता है इसके लिए भी ICAI जो ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दे। क्वेश्चन नंबर 77 जो है वो भी देखो क्या है, आपका जो चैप्टर नंबर 1 है BCK का उसके ऊपर ही पूछा गया था कि कौन सी कंपनीज के केस में वो बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगी जब उन्हें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दोनों मिल जाता है, उसके बाद ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें होता है पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, बात समझ में आ रही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 जो है देखो क्या है, पॉलिसीज विच एम टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बिजनेस, ठीक है, कौन सी रहती है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। जो हमारा चैप्टर था जिसमें लिबरलाइजेशन था, देन प्राइवेटाइजेशन वगैरह था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन था, FDI वगैरह था, ठीक है, FIIs था, वो वाले चैप्टर से वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोटेक्टिव पॉलिसीज। और क्लियरली दिख भी रहा है क्वेश्चन में, ये प्रोटेक्शन वर्ड जो है यहाँ पे हिंट दे रहा था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आपको 4 ऑप्शंस गिवन थे उसमें आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, EVA को बढ़ाना, ठीक है, सेल्स बढ़ाना, ये सब चीजें आपकी EVA इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आती है। उसमें एक ऑप्शन था आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड सप्लाई, ये थोड़ी ना इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। ओके, तो ये भी आपका BCK का चैप्टर नंबर 1 नहीं चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन, ठीक है, ये क्या है BCK का आपका चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन। ओके, देन है रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, ये कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज जो उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो विजन का डेफिनेशन है रोड मैप ऑफ कंपनीज फ्यूचर, ठीक है, विजन। देन 81 ये भी कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन है कि रिटर्न टू शॉप और आउटलेट टू परचेज प्रोडक्ट अगेन और टू रीपर्चेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट सर्विस और ब्रांड। ये किस चीज का डेफिनेशन है आपका, कस्टमर लॉयल्टी का, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, शॉप या फिर जो आउटलेट है उसको फिर से विजिट कर रहे हो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए, या फिर रीपर्चेस करने के लिए कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, ब्रांड को या सर्विस को। ये किस चीज का डेफिनेशन आपका, कस्टमर लॉयल्टी का। एकदम आसान चीज है, ठीक है, क्लियरली समझ में आ रहा है कि
ये डेफिनेशन जो किसका रहेगा आपका, कस्टमर लॉयल्टी का। ठीक है, कस्टमर क्या कर रहा है, फिर से क्या कर रहा है, वो प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, ठीक है, या फिर उसी कंपनी के जो दूसरे प्रोडक्ट्स वगैरह परचेस कर रहा है, वैसी चीज। तो ये किसमें आएगा आपका, कस्टमर लॉयल्टी। जैसे अगर आप ब्रांड लॉयल्टी डेवलप कर लेते हो, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, अगर आप उस ब्रांड का कोई ये प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, परचेस कर रहे थे, अब वो अगर वो ब्रांड क्या करे, दूसरे प्रोडक्ट्स भी लेके आ रहा, तो आप क्या करते हो, उसको भी खरीदते हो, ठीक है, क्योंकि आपकी क्या हो रहा है, ब्रांड लॉयल्टी डेवलप हो चुकी है, कस्टमर लॉयल्टी वहां पे डेवलप हो चुकी है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर HUF। आपको 4 स्टेटमेंट्स गिवन थे, उसमें आइडेंटिफाई करना था कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है HUF के लिए। तो उसमें एक ऑप्शन में गिवन था कि कर्ता जो है उसकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ओके, देन अर्थशास्त्री इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ, ठीक है, अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ। ये जो आपका चैप्टर नंबर 4 ही था ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, FDI, FIS वगैरह, ठीक है, उसके अंदर ही ये चीज स्टार्टिंग के जो इनिशियल पहले 2 पेजेस थे उसके अंदर ये चीज गिवन था, चाणक्य वगैरह जिधर था ना, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उसके अंदर ये चीज था। ठीक है, तो अर्थशास्त्र जो है दैट इज अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी। ओके, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी, क्या है आपका, लिबरलाइजेशन। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द इकोनॉमी जो है लिबरलाइजेशन। इसके बाद मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ। MRTP एक्ट जो है किस चीज का एग्जांपल है, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का। यहां पे भी जो हिंट मिल रही है, देखो, रिस्ट्रिक्टिव। ओके, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। ये एक्ट जो है क्यों लेके आया था, MRTP एक्ट जो है किस लिए लेके आया था, कि मोनोपोली वगैरह, मोनोपोली क्रिएट ना हो पाए। ठीक है, इसके लिए एक्ट लेके आया गया। गवर्नमेंट कभी भी क्या चाहती है, कंपटीशन को प्रमोट करना होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मोनोपोलीज वगैरह को अवॉइड करने के लिए ये एक्ट लेके आया गया था। मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसीज एक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। देन सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज। ठीक है, किस चीज का डेफिनेशन है आपका, डिसइन्वेस्टमेंट का। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, डेलीगेशन था, देन डाइवेस्टमेंट था, उसमें डिसइन्वेस्टमेंट था। तो डिसइन्वेस्टमेंट का डेफिनेशन, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप और स्टेक इन अ पब्लिक एंटरप्राइज टू प्राइवेट पार्टीज। ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट। देन हेल्प्स इन क्विकली लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट एंड पुट्स बिजनेस इन दी फास्ट लेन ऑफ कमर्शियल सक्सेस। ये भी डेफिनेशन पूछा गया, किस चीज का डेफिनेशन है आपका, बिजनेस एक्सेलरेटर का। आपको ध्यान में आ रहा होगा, फ्रेट फॉरवर्डिंग एजेंट्स था, बिजनेस एक्सेलरेटर था, बिजनेस इंक्यूबेटर था, मर्चेंडाइजर था। ठीक है, तो उसमें से उसने क्या कहा, बिजनेस एक्सेलरेटर का जो डेफिनेशन पूछ लिया। ओके, नॉट अ फंक्शन ऑफ सेबी। ठीक है, 4 ऑप्शंस गिवन थे, 3 फंक्शंस होते हैं सेबी के। ठीक है, एंड उसमें एक ऑप्शन था आपका क्वासी मार्केटिंग। क्वासी मार्केटिंग जो है वो सेबी का फंक्शन नहीं है, क्वासी जुडिशियल वगैरह होता है। ठीक है, क्वासी मार्केटिंग जो है वो सेबी का फंक्शन नहीं है। ठीक है, देन नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट। और एक ऑप्शन में क्या था, इंटरमीडियरी था। आपको ध्यान में आ रहा होगा, इंटरमीडियरी जो है वो किसका कंपोनेंट है, माइक्रो एनवायरमेंट का। ठीक है, और माइक्रो एनवायरमेंट किसमें आता है आपका, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है माइक्रो एनवायरमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, और ये जो इंटरमीडिएट है किसमें आता है, माइक्रो एनवायरमेंट में आता है। एक तरीके से आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर आ गया। ठीक है, तो इंटरनल एनवायरमेंट का कंपोनेंट है क्या, इंटरमीडिएट नहीं। बात समझ में आ गई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना था इसमें। माइक्रो एनवायरमेंट मतलब इंटरनल एनवायरमेंट नहीं होता है, दोनों अलग चीज है। बात समझ में आ गई। एक्सटर्नल एनवायरमेंट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका माइक्रो एनवायरमेंट और एक होता है मैक्रो एनवायरमेंट। और इंटरमीडिएट किसमें आता है आपका, माइक्रो एनवायरमेंट। पास में कंपीटिटर्स, इंटरमीडिएरी, सप्लायर्स, ये सब चीज किसमें आती है आपके, एम्प्लॉइज, ये सब चीज किसमें आती है, माइक्रो एनवायरमेंट। ओके, इसके बाद देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मैक्रो एनवायरमेंट। ठीक है, मैक्रो एनवायरमेंट में क्या होता है, पेस्टल वाले कंपोनेंट्स आएंगे। ठीक है, मतलब कौन कौन सा, पॉलिटिकल आएगा, एनवायरमेंटल आएगा, लीगल आएगा, सोशो कल्चरल आएगा, ठीक है, डेमोग्राफिक आएगा, ये सब आपके किसमें आते हैं, मैक्रो एनवायरमेंट में आते हैं। ओके, उसमें एक ऑप्शन था कंपीटिटर। कंपीटिटर जो माइक्रो एनवायरमेंट का कंपोनेंट है, ना कि मैक्रो एनवायरमेंट का। ठीक है, इसके लिए क्या आएगा इसका आंसर, कंपीटिटर। पेस्टल एनालिसिस जो है किसका कंपोनेंट है आपका, मैक्रो एनवायरमेंट का। ठीक है, पेस्टल एनालिसिस इज कंपोनेंट ऑफ व्हाट, मैक्रो एनवायरमेंट। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये जो आपका चैप्टर नंबर 2 है ना बीसीके का, उसके क्वेश्चंस ये पूरे। ओके, देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 जो है बीसीके का, उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमिक एनवायरमेंट जो डिटरमाइन करता है स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द मार्केट। स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ये भी आपका चैप्टर नंबर 2 बीसीके, उसका ही क्वेश्चन है। ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज आल्सो कॉल्ड डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। ठीक है, बिजनेस ओनरशिप इज व्हाट, बंडल ऑफ राइट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है बीसीके का, उसका क्वेश्चन है। बिजनेस ओनरशिप क्या है, बंडल ऑफ राइट्स। ठीक है, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पल्सेस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, देन पल्सेस एंड ग्रीन वेजिटेबल्स आर। ये वैसे आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, बट ये मैंने आखिरी में लिख दिया, कोई बात नहीं उससे। कि क्या बताना चाह रहे हैं कि पल्सेस का प्राइस बढ़ने के वजह से ग्रीन वेजिटेबल्स का डिमांड क्या हो रहा है,
बढ़ रहा है। पल्सेस का प्राइस बढ़ने के वजह से क्या हो रहा है, ग्रीन वेजिटेबल्स का डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है कि पल्सेस का प्राइस बढ़ गया तो लोग क्या कर रहे हैं, पल्सेस को ना खरीदते क्या कर रहे हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स को खरीदना स्टार्ट कर दे। इस वजह से क्या, ग्रीन वेजिटेबल्स का डिमांड बढ़ गया, तो ये पल्सेस और ग्रीन वेजिटेबल्स क्या रहेंगे, आपके सब्सटीट्यूट्स रहेंगे। बात समझ में आ गई। इसके बाद देखो क्या क्वेश्चन है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स जो है टू स्केल ऑकर व्हेन, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज व्हाट लेस देन, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, चेंज की जगह इंक्रीज बोल देते हैं, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट जो है तो क्या रहेगा, कम रहेगा परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट के कंपैरिजन। बात समझ में आ गई। तो क्या होता है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बात समझ में आ रही, ठीक है। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब ये नहीं होता है कि इनपुट बढ़ने की वजह से आउटपुट कम हो रहा है, वो नहीं। डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है कि परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट क्या है, कम है, परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट के कंपैरिजन, ठीक है, क्लियर। 3-4 क्वेश्चंस जो है पता नहीं चले, अगर आप लोग को रिकॉल हो पा रहा है, ध्यान आ रहा है, तो आप क्या करोगे, कमेंट में जो है फटाफट से पोस्ट कर देना, तो उसके आंसर्स जो है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऑप्शंस क्या आते हैं उसके साथ में एक बार कमेंट कर देना, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो 96 क्वेश्चंस तो वैसे आपको मिल ही गए, और स्टूडेंट्स का बोलना था कि 96 क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या है, उन्होंने जो ऑप्शंस दिया था और क्वेश्चन बताया उसके हिसाब से मैंने आपको आंसर्स बताए इस चीज, क्लियर, ओके। तो आप फटाफट से अब चेक कर लो, अब आपको एकदम ही एक्यूरेट आइडिया लग जाएगी कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चन ही पता नहीं चले, बट बाकी तो क्वेश्चन पूरे पता चल ही चुके, तो आपको आइडिया लगी जाएगी कितने मार्क्स आपके बन पा रहे हैं, ओके। एंड वैसे भी क्या है, अभी आपका सीए फाउंडेशन जो है जून 23 का रिजल्ट एक 8 से 10 दिन में आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसा सुनने को आया है कि 28 जुलाई के पहले, ठीक है, 28 जुलाई के पहले जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, ठीक है। जुलाई मंथ में मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आने के फुल चांसेस है, क्योंकि इस बार सीए फाइनल और इंटर का रिजल्ट भी बहुत जल्दी डिक्लेयर हो गया था, फाउंडेशन का रिजल्ट भी जो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। एंड अब आपको भी फटाफट से जो है क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी इंटर की, क्योंकि मई 24 जो है उसमें आपकी इंटर की एग्जाम्स आएगी, और अगर आपको 100% श्योरिटी है कि आपका निकल ही जाने वाला है, तो आपने इंटर की क्लासेस ज्वाइन कर लेना चाहिए, ठीक है। सीए इंटर में जो है मैं 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी आपके जो 6 सब्जेक्ट्स है सीए इंटर में, उसमें से जो 3 सब्जेक्ट्स मैं पढ़ाता हूँ वो 3 सब्जेक्ट्स आपके अकाउंट्स, ठीक है, एडवांस अकाउंट्स जो हो गया, ओके। पहले अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट 2 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, अब क्या हो सिर्फ एडवांस अकाउंट्स करके, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स पढ़ाता हूँ मैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो है मैं पढ़ाए जाते हैं पूरे, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स, देन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और एक आपका एफएम एंड एसएम, ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके। पहले एफएम एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस हुआ करता था, बट अब क्या हुआ, इकोनॉमिक्स ऑफ फाइनेंस हट चुका है, वो आपका सीए फाउंडेशन में आ गया, ठीक है। एंड अब क्या हो गया, एफएम एंड एसएम, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ठीक है। इनके डेमो लेक्चर्स वगैरह आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। आप जरूर से एक बार डेमो लेक्चर्स देख लेना, आपको अगर सही लगता है तो आप क्लासेस वगैरह परचेस कर सकते हो, ओके। सीए इंटर के 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, तो 600 मार्क्स में से 300 मार्क्स का तो क्या है मैं पढ़ाता हूँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, और आपको पता भी चल जाएगा, जैसे सीए फाउंडेशन जिन्होंने क्लासेस ली होगी उनको पता ही है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, ठीक है, मैथ्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसी के, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं ही पढ़ाता हूँ। एंड उसमें आपको पता होगा कि हम कैसा करते थे कि पूरे के पूरे जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है वो पूरे हम कवर करते थे। उसके अलावा हम क्या करते थे कि जितने भी आरटीपीज है, पास्ट ईयर पेपर्स है, मॉक टेस्ट पेपर्स है, पूरे हम कवर करते थे। वही सेम स्ट्रेटेजी रहता है सीए इंटर में भी, ठीक है। इस बार का सीए इंटर का रिजल्ट भी बहुत बढ़िया लगा है, ठीक है। एडवांस अकाउंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स ने जो है 80+ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया, ठीक है। जिन्होंने पढ़ा था मेरे पास से उनके 80+ जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के बने, ओके, ठीक है। तो और वैसे भी अगर किसी को थोड़ा डाउटफुल लग रहा होगा तो आप एक 8 से 10 दिन का वेट करो, रिजल्ट वैसे भी लग जाएगा, उसके बाद आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, बट उससे ज़्यादा डिले मत करना, फटाफट जो है आपको क्लासेस में एनरोल करना पड़ेगा एंड पढ़ाई करना स्टार्ट करना पड़ेगा सीए इंटर की, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में चलो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय एवरीवन।